आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि केसीआर हुकूमत में ज़रई शोबे की तरक्की हुई है। ज़रई शोबे की डायरी और कैलेंडर की रस्में जरा अंजाम देने के बाद खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ज़रई शोबे के लिए तेलंगाना हुकूमत सबसे ज़्यादा बजट मख्तस करती है। हर माह 1000 करोड़ की मुफ्त बरखी रैतु बंधु और रैतु बीमा पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। इस मौके पर वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि माजी में ज़रई शोबे को नज़रअंदाज किया जाता है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ज़रई महकमे के ओहदेदार उम्दा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तरक्की के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि VRO और VRA को ज़रई शोबे से मजबूत करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। निरंजन रेड्डी ने कहा कि तबादले के मामले में हुकूमत फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि ओहदेदारों के ताउन से ज़रई शोबे को बड़े पैमाने पर तब्दील किया जाएगा। వాటిలో మీరు చూసినట్లయితే ఎన్టీ రామారావు గారి కేబినెట్ లో కరువు మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కూడా వారి స్వగ్రామం చింతమడకలో వ్యవసాయం చేసినారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారి కేబినెట్ లో రవాణా శాఖ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు రంగారెడ్డి జిల్లా కందుకూరు మండలం దాసర్లపల్లి గ్రామంలో ఆయన వ్యవసాయం చేసినారు. ఈ రోజు రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే కూడా జగదేవ్పూర్ మండలంలోని వారు వ్యవసాయం చేస్తూనే ఉన్నారు. అంటే వారు ఒక రైతు బిడ్డ. ఏ పదవిలో ఉన్నా, కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్నా, రాష్ట్ర మంత్రిగా ఉన్నా, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నా కూడా నిరంతరం వ్యవసాయం చేసేటువంటి వ్యక్తి కనుక వ్యవసాయంలోని సాధక బాధకాల మీద వారికి సంపూర్ణమైన అవకాశం ఉంది. అందుకే ఈ రోజు భారతదేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా రైతు బంధు కానీ, రైతు బీమా కానీ, రైతులకు ఉచిత కరెంటు కానీ, రైతులకు కల్లాల ఏర్పాట్లు కానీ, ఈ రోజు రైతుకు అనుబంధంగా మనం అనేక కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తున్నాం. పెండింగ్ ప్రాజెక్టు పూర్తి కానీ, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయడం కానీ, మిషన్ కాకతీయ లాంటి కార్యక్రమం కానీ, ఎరువుల కొరత లేకుండా చేసే కార్యక్రమం కానీ, ఇవన్నీ కూడా మారింది. అందుకే ఒక డైరెక్షన్ మారింది. ఒకనాడు వ్యవసాయం అంటే మేము 2004లో అసెంబ్లీలో ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు వ్యవసాయ శాఖ మీద మద్దు మీద మాట్లాడాలంటే ఎమ్మెల్యేలు మేము ఏం ప్రిపేర్ అయ్యాం అంటే ఆ విత్తనాలు డూప్లికేట్ విత్తనాలు వచ్చినాయి. रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा है कि जिले सतह पर मुख्तलिफ महकमों में मुख्तलिफ ज़मरों में काम करने वाले मुलाजमीन की तरक्की का अमल 31 जनवरी से पहले मुकम्मल कर लिया जाए। ये हिदायत उन्होंने ज़िले कलेक्टर्स को दी। ज़िले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान सोमेश कुमार ने कहा कि इस मामले में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए और मौरूसी जायदाद पर तखर्रुरात का अमल मुकम्मल किया जाए। उन्होंने ज़िला कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो ज़िले सतह पर इजलास मुनक़िद करते हुए तरक्की के अमल को मुकम्मल करते हुए मखलूआ जायदादों की निशानदही करें। उन्होंने कहा कि तरक्की और मौरूसी जायदादों का अमल 24 जनवरी तक मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कलेक्टर्स को हिदायत दी कि दही रोजगार जमानत स्कीम के लिए आइंदा 3 महीनों के लिए मनसूबाबंदी करें। सोमेश कुमार ने कहा कि रैतु वेदिका, पल्ले प्रगति, शमशान घाट और दीगर प्रोग्राम्स पर खुसूसी तवज्जो देते हुए उनको मुकम्मल किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि तेलंगाना रियासत अपनी मुनफरिद स्कीमात और फलाह बहबूद के लिए मुल्क भर में मुनफरिद शिनाख्त की हामिल रियासत बन गई है। तेलंगाना रियासत ने कोरोना वैक्सीन की तैयारी में भी मुल्क भर में मकबूलियत हासिल की है। हालिया दिनों में पूरी दुनिया को कोरोना वबा की वजह से परेशान हाल है। वहीं तेलंगाना रियासत के साइंसदानों ने उसकी वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल की है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हैदराबाद में वाक़ भारत बायोटेक के तैयार करदा वैक्सीन को इस्तेमाल करने की इजाज़त भी हासिल हो गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अलहदा तौर पर वैक्सीन की तैयारी के दौरान भारत बायोटेक का जायजा लिया, जिस पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत चंद्रशेखर राव की क़यादत में मुसलसिल तरक्की की तरफ बढ़ रही है। वज़ीर दाखिला ने मसरत का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की कि तेलंगाना में तैयार करदा कोरोना वैक्सीन पूरी तरह कामयाब होगा, जिससे लाखों अफराद को फ़ायदा हासिल होगा। उन्होंने भारत बायोटेक कंपनी के साइंसदानों और दीगर स्टाफ को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि जनवरी के महीने में तरक्की का अमल मुकम्मल करने के बाद खाली जायदादों पर तखर्रुरात करने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने फैसला किया है। तेलंगाना भवन में खानगी मुलाजिमीन की डायरी की रस्म इजरा के बाद खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने
50,000 मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के अहकामात दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के मुकाबले तेलंगाना में बेरोजगारी की फीसद काफ़ी कम है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक के वक्त खानगी मुलाजिमीन तंजीमों के साथ मिलकर काम किया गया था, इस बात को नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी कंपनियां सरमायाकारी के लिए आगे आ रही हैं, उनमें मुलाजिमत फराहम करने के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि नया साल सबके लिए खुशहाल साबित हो। వాళ్ళు అసలు ఇండియాకు రావడమే గొప్ప అంటే ఇండియాలో హైదరాబాద్కు రావడం అనేటువంటిది మనందరికీ కూడా ఎంతో గర్వకారణం. ఇలా అమెజాన్ కానీ, మైక్రోసాఫ్ట్ కానీ, యాపిల్ కానీ, గూగుల్ కానీ, ఫేస్బుక్ కానీ, ఊబర్ కానీ, ప్రాక్టర్ అండ్ గ్యాంబుల్ కానీ, ఐటీసీ కానీ, జాతీయ అంతర్జాతీయ కంపెనీలు ఎన్నో కంపెనీలు ఈరోజు హైదరాబాద్లో పరిశ్రమలు పెట్టడానికి, మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పరిశ్రమలు పెట్టడానికి వారు ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు. ఇటు ఐటీ రంగంలో, అటు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో, ఇటు అన్ని రంగాల్లో కూడా పెద్ద ఎత్తున కూడా మనకు పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి. కనుకనే ఈరోజు నిరుద్యోగ రేటు మనం ఒకసారి చూస్తే భారతదేశంలో అతి తక్కువగా ఉండే 3 రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఒకటి. వాస్తవానికి భారతదేశంలో చూస్తే జాతీయ స్థాయిలో నిరుద్యోగ రేటు కంటే తెలంగాణలో నిరుద్యోగ రేటు చాలా చాలా తక్కువగా ఉంది. కారణం ఏంటంటే ఇటు ప్రభుత్వ రంగంలో కూడా తెలంగాణ వచ్చిన 6.5 సంవత్సరాల్లో 128,000 మందికి ఇప్పటికీ ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాం. ఈ మధ్యనే ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం తీసుకున్నారు, మిగిలిన ఉద్యోగాలు కూడా భర్తీ చేస్తాం. దాదాపు ఇంకో 50,000 ఉద్యోగాల్ని ప్రభుత్వ రంగంలో భర్తీ చేయడానికి కూడా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది. ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాలు ఇచ్చింది. ఇలా అనేక మంది ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్లు వస్తూ ఉన్నాయి. ఈ నెలాఖరులోపు అందరికీ కూడా ప్రమోషన్లు ఇచ్చి ఆ మిగిలిన ఖాళీలను కూడా భర్తీ చేసే దిశగా ఇవాళ తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉంది. ఇప్పటికే 128,000 భర్తీ చేసుకున్నాం. మరో 50,000 కూడా భర్తీ చేయడానికి ఇవాళ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం తీసుకున్న విషయం కూడా మీకు తెలుసు. అంటే ఇటు ప్రైవేట్ రంగంలో టీఎస్ ఐపాస్ లాంటి కార్యక్రమం దేశానికే మొదటిసారిగా తెలంగాణలో తేవడం ద్వారా ఇటు ప్రైవేట్లో పెట్టుబడులు ఆకర్షించడం, ప్రైవేట్ రంగంలో ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా మెరుగుపడ్డాయి. ఇటు ప్రభుత్వ పరంగా కూడా చేసుకుంటూ పోతా ఉన్నాం. ఇలా కొత్త జిల్లాలు ఏర్పడి కూడా చాలా మేలు జరిగింది. ఇవాళ ప్రజలకు దగ్గరగా పరిపాలన జరుగుతూ ఉంది. కొత్త జిల్లాలు ఏర్పడడం వల్ల అనేక కొత్త పోస్టులు మంజూరు అయినాయి. చాలా మంది ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్లు వచ్చినాయి. ఇట్లా చాలా మేలు జరిగినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. మా తెలంగాణ ప్రైవేటు दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 8,62,15,628 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 18,63,582 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 1,03,56,844 हो गया है, जबकि 1.5 लाख से ज़ायद अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,87,993 हो गई है और 1,554 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 253 नए मामला सामने आए हैं और 3 अफराद की मौत हुई है। रियासत में फिलहाल 5,039 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। रियासती वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा है कि रियासत के 1200 मराकज़ पर ड्राई रन मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। कोरोना के पहले डोज को खुद लेने के लिए रियासती वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने फैसला लिया। ईटला राजेंद्र ने कहा कि मेरे टीके लेने से अवाम में एतमाद बढ़ेगा। उन्होंने हिदायत दी कि निम्स दवाखाना आने वाले मरीजों को वापस ना किया जाए, फौरी उन्हें दवाखाने में शरीक करते हुए इलाज किया जाए। ईटला राजेंद्र ने कहा कि कोरोना वायरस पर गलत अफवाहें सामने आ रही हैं, उनमें किसी किस्म की हकीकत नहीं है। अवाम खुद की और ख़ानदान की हिफाजत के लिए टीका लें, किसी को ज़बरदस्ती टीका नहीं दिया जाएगा, मर्जी से ही टीका लगाया जाएगा। डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा है कि रियासत में नई शक्ल के कोरोना वायरस का कोई असर नहीं है और पुराने कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाने में हुकूमत काफ़ी हद तक कामयाब हुई है। रियासत में दिन ब दिन कोरोना वायरस के मुस्बित केसेस में कमी देखी जा रही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बहुत जल्द कोरोना वायरस पर काबू पा लिया जाएगा, क्योंकि आइंदा हफ्ते के अंदर रियासत में कोरोना वैक्सीन दस्तयाब रहेगा। पहले मरहले के तहत 5 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ 75 लाख आवाम को टीके दिए जाएंगे। रियासत में 5 करोड़ वैक्सीन को महफूज रखने के फ्रीजर सिस्टम को कायम किया जा रहा है। तेलंगाना में 850 कोल्ड चेन पॉइंट्स है। उन्होंने कहा कि मुअम्मर अफराद और तवील बीमारियों में मुब्तला मरीजों की शिनाख्त के लिए अनकरीब गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के रिएक्शन पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जुमेरात और जुमे के रोज़ 1200 सेंटर्स पर वैक्सीन के आजमाइशी टीके दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि
कोविन पोर्टल में नामों का इंदराज करने वालों को टीके दिए जाएंगे। उन्हें हफ्ते में 4 दिन टीके देने का मंसूबा तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा खानगी दवाखानों में टीका देने के लिए सेंटर्स कायम किए जाएंगे। डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि आइंदा 10 दिन में रियासत में टीका अंदाजी का अमल शुरू करने का मंसूबा है। इस सिलसिले में तेजी के साथ इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी दौरान मालूम हुआ है कि रियासत में बाकायदा तौर पर कोरोना वायरस के टीके अंदाजी प्रोग्राम में सबसे पहला टीका वजीर सेहत ईटला राजेंद्र लेंगे। तेलंगाना के डीजीपी महेंदर रेड्डी ने ट्वीट करते हुए बताया कि दुनिया भर में सीसी कैमरे नस्ब करने के सिलसिले में हैदराबाद को एयू के ऑर्गेनाइजर की जानिब से किए गए सर्वे में हैदराबाद को दूसरा मकाम हासिल हुआ है। सीसी कैमरे नस्ब करने के सिलसिले में हैदराबाद लंदन जैसे शहर को भी पीछे छोड़ चुका है। तफसीलात के मुताबिक यूके के ऑर्गेनाइजर ने दुनिया भर के 110 शहरों का सर्वे किया, जिसमें हिंदुस्तान के चेन्नई शहर को पहला मुकाम और हैदराबाद को दूसरा मकाम हासिल हुआ। तेलंगाना पीसीसी सदर के इंतखाब के सिलसिले में अभी तजस्सुस बरकरार है। गुज़िश्ता चंद दिनों से मल्काजगिरी के रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी को पीसीसी सदर बनाने की इत्तलात के दौरान अचानक पार्टी के सीनियर कायद व रुकने काउंसिल टी जीवन रेड्डी का नाम सामने आ रहा है। जीवन रेड्डी के ताल्लुक से मीडिया के मुख्तलिफ गोशों में ऐसी इत्तलात गश्त कर रही हैं कि कांग्रेस की आला क़यादत रेवंत रेड्डी के बजाय जीवन रेड्डी को पीसीसी सदर बनाने का फैसला किया और किसी भी वक्त जीवन रेड्डी के नाम का ऐलान हो सकता है। मीडिया के मुख्तलिफ गोशों में जीवन रेड्डी को पीसीसी सदर बनाए जाने की इत्तलात के बाद आज जगतियाल में वाक़ उनकी क़यामगाह पर पार्टी कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने उनसे मुलाकात की और पेशगी मुबारकबाद दी। बताया गया कि आज जीवन रेड्डी की सालगिरह भी थी। सालगिरह के दिन उन्हें पीसीसी सदर बनाने की इत्तला पाकर जगतियाल जिले के अलावा दीगर अजला के पार्टी कायदीन और कारकुन भी उनसे मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह है कि रेवंत रेड्डी को पीसीसी सदर बनाए जाने की इत्तलात के बाद कांग्रेस के कई सीनियर कायदीन ने शदीद नाराजगी जाहिर की और रेवंत रेड्डी के बजाय किसी भी दूसरे कायद को पीसीसी का ओहदा देने की तजवीज़ पेश की थी। समझा जाता है कि कांग्रेस के बाज़ कायदीन की तजवीज़ के बाद कांग्रेस हाईकमान ने अपने मौक़िफ़ को तब्दील किया। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि पार्टी जो भी फैसला करेगी वो उनके लिए काबिल कबूल होगा। मीडिया से गैर रस्मी तौर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक सरकारी तौर पर ऐलान होना बाकी है। उन्होंने एक सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि सरकारी तौर पर उनके नाम का ऐलान होने के बाद वो पार्टी की तशहीर का काम शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि सियासत में कुछ भी हो सकता है। केसीआर जब केटीआर को चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं तो वक्त आने पर वो भी आला ओहदे पर फायज हो सकते हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो जल्दबाजी से कोई चीज़ या ओहदा हासिल करने वालों में से नहीं है, बल्कि वो काम करते हुए इसको हासिल करेंगे। उन्होंने दीगर सवालात का जवाब देने के बजाय कहा कि सरकारी तौर पर ऐलान आने के बाद जवाब देंगे। आंध्र प्रदेश कांग्रेस के उमर इंचार्ज ओमन चांडी ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी शायद भूल चुके हैं कि ये मुल्क जमहूरी है। इंदिरा भवन में आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोर कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के मामले में वजीर आजम का रवैया ठीक नहीं है। किसानों को नज़रअंदाज करने का काम बीजेपी ही कर सकती है। उन्होंने कहा कि ज़राअत रियासत के इख्तियार का मामला है, लेकिन मरकजी हुकूमत गैर ज़रूरी इजारादारी चला रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के हक में कांग्रेस पार्टी एहतजाज करेगी। इस मौके पर आंध्र प्रदेश कांग्रेस के सदर शैलजा नाथ ने कहा कि किसानों को बरकी मोटर को मीटर लगाने पर शदीद एतराज़ किया और इसकी मुखालिफत करते हुए उन्होंने कहा कि मनादिर पर हमले के वाक़े की कांग्रेस पार्टी शदीद मजम्मत करती है। For the welfare of the families, but farmers saying that this is not for them, this is only for corporates, Indian corporates. So, why Prime Minister is avoiding the farmers? Because the farmers, they have some strong points. They have some strong stand against the government of India's stand for the corporates. Because of that reason, Prime Minister is avoiding farmers and the Agriculture Minister is not prepared to withdraw the farm laws. See, agriculture is a state subject. Even then, central government and Prime Minister,
not consulted the state governments. Why? This is a peculiar situation. Prime Minister is బూటా సింగ్ గారికి సంతాపం ప్రకటించాం. అట్లాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మోటార్లకి బిగించబోయే మీటర్లను కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తుంది. ప్రజలతో కలిసి ఉద్యమిస్తామని కూడా చెప్పాం. అట్లాగే ఎస్సీ ఎస్టీలపై జరిగే దాడులు, అట్లా పేదలపైన జరిగే దాడులు, అట్లాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క దుర్మార్గమైన యాటిట్యూడ్ రాజధాని పట్ల ఈ అన్ని అంశాలను కూడా ప్రజలకు తీసుకెళ్లాలని, ప్రధానంగా ఈ మధ్య మత రాజకీయాలని పెంచుతూ దేవాలయాలపైన జరుగుతున్న దాడుల్లో వాళ్ళ ప్రమేయం ఉందని ప్రజలు మాట్లాడుకుంటున్నారు. కాబట్టి అట్లాగే దాన్ని విచారించేసి హార్మోని కాపాడాల్సిన అవసరం ఉందని కూడా విషయాన్ని కూడా పార్టీ తీర్మానిస్తూ ప్రభుత్వం తక్షణం అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరింది. దాంతో పాటుగా అట్లా పెద్ద ఆయన చెప్పారు, రైతు సమస్యల్ని మోడీ పరిష్కరిస్తూ ముందుకెళ్ళాలి. దానిలో మరణించిన అశూల్ బాస్ రైతులందరికీ కూడా ఏపీ కాంగ్రెస్ रियासती हाईकोर्ट ने हैदराबाद के सैलाब मुतासरीन में तकसीम की गई रकम में बदनवानियों के होने से मुतालिक एक मफाद आमा की दरखास्त को समाअत के लिए कबूल करते हुए रियासती हुकूमत के साथ साथ रियासती इलेक्शन कमीशन और जीएचएमसी को नोटिस जारी की हैं। कांग्रेस के कौमी तर्जुमान डॉक्टर दासजू श्रावण ने इस खुसूस में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को एक मकतूब रवाना करते हुए सैलाब मुतासरीन की इमदाद की तकसीम में बड़े पैमाने पर बदनवानियों और धांधलियां होने की शिकायत की। अपने मकतूब में श्रावण ने बताया कि टीआरएस के अरकान असेंबली और कॉरपोरेटर्स इन धांधलियों में मुलविस हैं। श्रावण ने कहा कि जीएचएमसी के इंतखाबात में सियासी फायदा हासिल करने के लिए टीआरएस के कायदीन ने 10,000 रुपए की रकम तकसीम की थी। हाईकोर्ट ने श्रावण के इस मकतूब को मफाद आमा के तहत दाखिल होने वाली दरखास्त के तौर पर कबूल करते हुए आज इस सिलसिले में नोटिसें जारी की और कहा कि संक्रांति के तातीलात के बाद इस केस की समाअत होगी। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा है कि आइंदा 3 साल भी चंद्रशेखर राव ही रियासत के चीफ मिनिस्टर रहेंगे। केसीआर अपने फर्जंद तारक रामाराव को चीफ मिनिस्टर बनाने से खाइफ है। जनगांव में पार्टी कायदीन व कारकुनों के एक इजलास से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि केसीआर खानदान की बदनुमानियों और मुखालिफ अवाम पॉलिसियों को खत्म करने का वक्त आ गया है। दुब्बाक और जीएचएमसी के इंतखाबात के बाद रियासत में चंद्रशेखर राव खानदान की हुक्मरानी का जवाल शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि टीआरएस का मुकाबला करने की हिम्मत सिर्फ बीजेपी में है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि रियासत में होने वाले किसी भी इंतखाबात में अवाम बीजेपी की तायद में खड़ी होगी। वरंगल और खम्मम म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों के इंतखाबात में भी जीएचएमसी और दुब्बाक की तारीख को दोहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरक्की के लिए मरकज की बीजेपी हुकूमत करोड़ों रुपए मंजूर कर रही है, लेकिन चीफ मिनिस्टर और वज़रा कमीशन हासिल करने के लिए करोड़ों रुपए गैर ज़रूरी प्रोजेक्ट्स में खर्च कर रहे हैं। कमीशनों के जरिए हासिल होने वाली आमदनी को इंतखाबात में खर्च किया जा रहा है ताकि नोटों के जरिए वोटों को खरीदा जा सके। बंडी संजय ने कहा कि मुस्तकबिल में नोटों के जरिए वोटों को नहीं खरीदा जा सकता। तेलंगाना की आवाम काफ़ी बाशऊर है, वो अपने हुकूक के लिए रकम हासिल करते हुए वोट नहीं देंगे। ఒకసారి మీడియా మిత్రులందరూ దయచేసి టూ వీలర్ బండి కూడా ముందరికి వెళ్ళిపోయింది. దయచేసి సంతోష్ రెడ్డి గారు ఈ టూ వీలర్ బండి కూడా ముందర 4 వీలర్ సమస్య చూడు అన్నపట్టున్నాడు. ఇవాళ కేటీఆర్ ముఖ్యమంత్రి చేస్తా అంటాడు. చేస్తా అని చెప్పి బయటకి లీక్ చేస్తారు, పేపర్లకు లీక్ చేస్తాడు. లీక్ చేస్తే మీరు ఎట్లా బ్రేకింగ్ పెడతారు, పేపర్లో కేసీఆర్ ఫ్రంట్ బయట పెడతారు. ఆయన మళ్ళీ రెండులో చేస్తారు, సంతోష్ రావు చెప్తారు. మళ్ళీ ఎవరు పంపించాలి, మరి కేటీఆర్ ముఖ్యమంత్రి చేస్తారట అని పడే సంతోష్ రావు ఆయన చేస్తాడు.
సభ్యులు కానీ మంత్రులు కానీ ప్రజల ఆస్తులను ప్రభుత్వ ఆస్తులను దోచుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఈ జనగామలో तेलुगु फिल्मों की अदाकारा जीविता बीजेपी में शामिल हो गई। उन्होंने हैदराबाद में मुनक़िदा एक सादा तकरीब में पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय की मौजूदगी में जाफरानी जमात में शमूलियत इख्तियार की। जीविता और उनके शोहर अदाकार राजशेखर ने वाईएसआर कांग्रेस में 2019 के इंतखाबात के मौके पर शमूलियत इख्तियार की थी। ये जोड़ा क़ब्ल-अज़ीम तेलुगु देशम और बीजेपी में भी था। जीविता की बीजेपी में शमूलियत के मौके पर उनके शौहर राजशेखर मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो हाल ही में कोविड से रुबह-सेहत होने के बाद घर पर आराम कर रहे हैं। इस तकरीब में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी मुरलीधर राव और दूसरे मौजूद थे। जीएचएमसी के बीजेपी के 9 मुंतखब कॉर्पोरेटर्स ने प्रगति भवन का घेराव करने की कोशिश की, जिसको पुलिस ने नाकाम बना दिया। बीजेपी के 9 मुंतखब कॉर्पोरेटर्स ने प्रगति भवन के करीब होटल में इजलास मुनक्किद किया था। इजलास के दौरान ही कॉर्पोरेटर्स ने प्रगति भवन पहुंच गए और फौरन बल्दिया की बॉडी तश्कील देने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया, जिसके बाद हलचल शुरू हो गई। पुलिस और कॉर्पोरेटर्स के दरमियान लफ्जी तकरार देखी गई। 9 मुंतखब कॉर्पोरेटर्स ने कहा कि हमको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या हम लोग राउडी हैं? इंतखाबात में कामयाबी हासिल होकर इतने दिन हो चुके हैं, लेकिन इख्तियारात नहीं दिए गए। फौरन जीएचएमसी जनरल बॉडी का इजलास तलब करने का मुतालबा करते हुए केसीआर डाउन डाउन के नारे लगाए। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के रुकन के कविता ने तयखुन दिया कि रियासत भर में खिदमात अंजाम देने वाले उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल को हल करने के लिए वो मुकम्मल तौर पर ताउन करेंगी। कविता आज तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के वफद से तबादला ख्याल करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला चंद्रशेखर राव उर्दू ज़बान से मोहब्बत करते हैं और घर में भी उर्दू में ही बात करते हैं। वज़ीर आला ने रियासत तेलंगाना में उर्दू ज़बान को न सिर्फ दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया, बल्कि उर्दू ऑफिसर्स का तकर्रुर करते हुए वुज़रा, स्पीकर असेंबली, सदर नशीन, कानून साज काउंसिल, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और तमाम कलेक्टर्स और पुलिस के आला अहदेदारों के दफातर में उर्दू ऑफिसर्स को मुतयन किया, ताकि उर्दूदा अफराद की दरखास्तों की यकसोई में अहदेदारों को मदद कर सके और उर्दूदा अवाम के मसाइल हल किए जा सकें। वफद ने, जिसमें TUWJF के जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन, जॉइंट सेक्रेटरी हबीब अली जिलानी के अलावा मोहम्मद अब्दुल कादर फैसल, मोहम्मद अब्दुल मोहसिन के अलावा दीगर अराकीन ने कविता से उर्दू सहीफा निगारों को जियो 239 से होने वाली दुश्वारियों से वाकिफ करवाते हुए ख्वाहिश की कि उर्दू के छोटे अखबारात के साफ़ियों को भी डबल बेडरूम मकानात की फराहमी में फ़ौक़ियत दी जाए। कविता ने वफद को यह भी तयख़ुन दिया कि TRS हुकूमत उर्दू मीडियम के मदारिस की तरक्की और उर्दू असातिज़ा के तक़र्रुरात में हायल दुश्वारियों को दूर करते हुए उर्दू वालों को उनका हक़ देगी। सुप्रीम कोर्ट में हीरा गोल्ड स्कैम के केस की समाअत हुई। इस मौके पर हीरा गोल्ड कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर नोहिरा शेख ने जमानत की दरखास्त दाखिल की। समाअत के दौरान नोहिरा शेख के वकील ने अदालत उज़्मा से कहा कि नोहिरा शेख की जमानत मंजूर करने पर वो जेल से बाहर आने के बाद सरमायाकारों को उनकी रकम लौटा देगी, जिस पर अदालत ने सवाल किया कि जमानत के लिए रकम लौटाने की ज़बानी तौर पर बयान देने से किस तरह भरोसा किया जा सकता है, सरमायाकारों की रकम किस तरह अदा की जाएगी। इस पर एक रिपोर्ट अंदरून 10 दिन अदालत में पेश करने की दरखास्त गुजार के वकील को हिदायत दी गई। इस दौरान तेलंगाना हुकूमत की जानिब से नुमाइंदगी करने वाले वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस स्कैम की अहम मुलजिम नोहिरा शेख की जमानत मंजूर न की जाए और इस केस को सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी SFIO के साथ IPC के तहत समाअत की जाए। जस्टिस संजय किशोर कंवल की क़यादत में डिवीजन बेंच ने आज इस केस में दोनों फरीक़ैन के मौक़िफ़ को जानने के बाद आइंदा समाअत 10 दिन तक के लिए मुलतवी कर दी।
तेलंगाना हाई कोर्ट ने जुबली हिल्स हाउसिंग सोसाइटी के इंतखाबात 2 माह के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी। मंगल को हुई समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि मुस्तहिक वोटर्स की फहरिस्त तैयार की जाए। फहरिस्त शाये करने के दिन से 2 हफ्तों के अंदर एतराज़ात और शिकायत वसूल की जाए। इसकी यकसुई के बाद ख़तई फहरिस्त जारी की जाए। इस फहरिस्त को तेलंगाना रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को रवाना करें ताकि इसकी तस्दीक हो सके। इसके बाद सोसाइटी के पर्सनल इंचार्ज कमेटी को देंगे। स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी को रवाना किया जाए। आज से 2 माह के अंदर इंतखाबात का अमल मुकम्मल किया जाए। हैदराबाद मेट्रो रेल की खिदमात में रुकावट पैदा हो गई। असेंबली अमीरपेट रूट पर चलाए जाने वाली मेट्रो असेंबली स्टेशन में रुक गई। दूसरी राहदारी में तकनीकी खराबी की वजह से एलबी नगर, मियापुर, नागोल, रायदुर्गम राहदारी पर ट्रेनें आगे नहीं बढ़ सकी। मेट्रो रेल की 2 राहदारियों में इस तकनीकी खराबी की वजह से दफातर को जाने के वक्त इस तरह की तकनीकी खराबी की वजह से कई अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महबूबनगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर की जायदादों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ। इन जायदादों में प्रोफेसर्स की 3, एसोसिएट प्रोफेसर्स की 4 और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की 3 जायदादें शामिल हैं। एनाटॉमी, ईएनटी, एनेस्थीसिया, पेडियाट्रिक, साइकियाट्री के लिए, रेडियो डायग्नोस्टिक्स, पल्मोनोलॉजी, डीवीएल, जनरल सर्जरी के डिपार्टमेंट्स में खाली जायदादों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ। जुमेरात तक ख्वाहिशमंद उम्मीदवार दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। 8 जनवरी को इन पोस्ट के लिए इंटरव्यूज मुनक्किद होगा। तेलंगाना में सर्दी की लहर में रोज बरोज इजाफा ही होता जा रहा है। सर्दी रियासत के कई अजला को अपनी लपेट में लिए हुए है। कई अफराद का मानना है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले जारिया साल सर्दी की लहर में इजाफा हुआ। कई मकामात पर सुबह की अवलीन सातों में कोहर की घनी चादर देखी जा रही है, जिसके नतीजे में सड़कों पर रास्ता मुनासिब तौर पर नजर नहीं आ रहा है और गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना है। कई अफराद ने शिकायत करते हुए कहा कि इस कोहर के नतीजे में उनको गाड़ी के सामने वाले हिस्से की लाइट्स खोलना पड़ रहा है। रियासत में इस कोहर के नतीजे में अब तक कई हादसात भी हो चुके हैं। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद भी शदीद सर्दी से मुतासिर है। सर्दी के नतीजे में कई मकामात पर सुबह और शाम के औकात में पुरहुजुम मकामात पर भी लोगों की तादाद में कमी देखी जा रही है। शदीद सर्दी का असर सुबह में चहलकदमी करने वालों पर भी पड़ा है, जो सुबह के बजाय तकरीबन 10 बजे दिन चहलकदमी के लिए पार्क्स और दीगर मकामात का रुख कर रहे हैं। सर्दी से बचने के लिए लोग गर्म लिहाफ और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी फरोख्त में भी इजाफा हो गया है। सर्दी के सबब सड़क पर सोने वाले अफराद को काफी मुश्किलात का सामना है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा मुंबई से पुणे तक का सफर कर अपने एक साबिक मुलाजिम से मिलने पहुंचे। साबिक मुलाजिम पिछले 2 साल से बीमार है, इसलिए रतन टाटा ने कार से करीब 150 किलोमीटर का सफर कर पुणे की फ्रेंड सोसाइटी पहुंचे। इसका खुलासा सोशल मीडिया पर हुआ। पोस्ट करने वाले ने रतन टाटा की अपनी साबिक मुलाजिम से मिलने की फोटो शेयर की। साथ ही लिखा कि इस मुलाकात के दौरान ना मीडिया था, ना बाउंसर्स थे, सिर्फ वफादार मुलाजिमीन के लिए कमिटमेंट था। इससे सभी बिजनेसमैन को सीखना चाहिए कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। यह भी कहा जा रहा है कि रतन टाटा ने साबिक मुलाजिम के खानदान का खर्च उठाने का भरोसा भी दिया। इंडस्ट्रीज में मुलाजिमीन की छटनी को लेकर रतन टाटा ने कहा था कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमदर्दी की कमी है। उन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड के दिग्गजों से छटनी ना करने की अपील की थी। टाटा ने कहा था कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके लिए जिंदगी भर काम किया, लेकिन थोड़ी बारिश क्या हुई, आपने उन्हें बाहर ही कर दिया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।